नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रही हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत नहीं करेंगे हमारा, लेकिन आप मेरा स्वागत करें या ना करें, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कक्षा 9 की इस प्यारी सी सीरीज के अंदर, जहाँ पे हम सभी अध्यायों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पे रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी समझने की कड़ी से हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 1 की, जो कि क्या है, जो कि है एक ऐसे काल्पनिक गांव की जिसकी कहानी का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। और ये गांव सिर्फ एक हमारे लिए कहानी ही नहीं है बच्चों, बल्कि ये एक इकोनॉमिक्स लैब है। और इसी इकोनॉमिक्स लैब के जैसे हम जो कहानी आपको बता रहे हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे अर्थशास्त्र की जो भी शब्द होते हैं, जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उनको यहाँ पे सीखते जाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से गांव के अंदर या शहरों के अंदर कार्य किया जाता है। और कौन सा कार्य? ऐसा कार्य जो कि धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा आखिर हम किस कहानी के माध्यम से इन चीजों को सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वो कहानी है हमारी पालमपुर गांव। तो हम यहाँ पे पालमपुर गांव की कहानी का वर्णन करते हैं। तो पालमपुर गांव की कहानी को जानने से पहले हम पालमपुर गांव के बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, अगर हम इस गांव की बात करें तो हमने देखा कि ये जो गांव है, यहाँ पे पक्की सड़कें हैं। ऐसी सड़कें हैं जो कि वर्षा के अंदर खराब नहीं होती। और ये सड़कें क्या करती है, ये पालमपुर के गांव के जो लोग हैं या फिर कोई भी पालमपुर में उत्पादित होने वाला जो सामान है, वो दूसरे क्षेत्रों में बिकने के लिए जाता है, या फिर पालमपुर के जो गांव के लोग हैं वो इन सड़कों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पालमपुर के अंदर सड़कें हैं। और वो भी कैसी सड़कें हैं बच्चों? वो भी पक्की सड़कें हैं। इसी के साथ ये सड़कें इस पालमपुर के गांव के जो लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है, जिसे हम रायगंज यहाँ कह रहे हैं, तो वो रायगंज को इस पालमपुर गांव से जोड़ता है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ा कस्बा जिसका नाम है शाहपुर, उससे भी पालमपुर गांव इन्हीं सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है और अपने कई धन प्राप्त करने की जो गतिविधियां हैं उनको कर रहा है। और अगर हम यहाँ के आवास की बात करें तो बच्चा लोगों, यहाँ पे रहते हैं लगभग 450 परिवार। कितने परिवार पालमपुर गांव में है? 450 परिवार। और इन्हीं 450 परिवार के अंदर एक तिहाई जनसंख्या कितनी है बोले तो 150 परिवारों की जनसंख्या किसकी है? वो आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे दलित वर्ग, या फिर ऐसे लोग जो कि निर्धन है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जिनके जो घर है वो कैसे बने हुए हैं, या तो मिट्टी से या फिर फूस से बने हुए हैं। और बाकी जो परिवार है वो कैसा है? वो संपन्न परिवार है और उनके घर कैसे हैं? पक्के ईंटों से बने हुए हैं। अब अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की भी हम एक बार बात कर ले तो बच्चा लोगों, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए, यहाँ के लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए यहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। क्या जी? 2 प्राथमिक विद्यालय है। और इतना ही नहीं, जब इन प्राथमिक विद्यालयों से बच्चे पढ़कर और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक हाई स्कूल भी है। क्या है बच्चों? एक हाई स्कूल भी है। तो ये तो बात हो गई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की। तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे स्थित है। और जब इस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने आता है तो उसको डॉक्टर देता है एक पर्ची, और उस पर्ची से जो उसे दवाइयां लेनी होती है, तो उस दवाइयों को लेने के लिए यहाँ पे एक निजी औषधालय भी है। एक निजी औषधालय भी विद्यमान है। और इतना ही नहीं बच्चों, अगर यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की मैं बात करूं तो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के अंदर यहाँ पे अधिकांश घरों में बिजली की सुविधा आ चुकी है। और इस बिजली की सुविधा के माध्यम से यहाँ के किसान किसका प्रयोग करने लगे हैं? बिजली से चलने वाले नलकूपों का प्रयोग करने लगे हैं। अब यहाँ पे बिजली की व्यवस्था तो है ही, इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे गैर कृषि कार्य भी
कर रहे हैं, यानी कि जो कार्य कृषि से संबंधित नहीं होते, ऐसे कार्य जिन्हें हम गैर कृषि गतिविधियां भी बोलते हैं या फिर गैर कृषि कार्य भी बोलते हैं, और इसका वर्णन हम आगे करेंगे। तो चलिए, अगर आप पालमपुर के बारे में समझ ही चुके हैं कि किस प्रकार का ये गांव है, तो एक बार हम इसे और दोहरा लेते हैं। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे है पालमपुर गांव। तो पालमपुर गांव के अंदर हमने स्वास्थ्य की बात की है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे उपस्थित है, इसी के साथ में निजी औषधालय भी यानी कि मेडिकल स्टोर भी यहाँ पे उपलब्ध है। और बात करें हम इसकी शिक्षा व्यवस्था की कि पालमपुर गांव में शिक्षा कैसी है, तो पालमपुर गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 2 प्राथमिक राजकीय विद्यालय है, इसी के साथ में उच्च शिक्षा देने के लिए एक हाई विद्यालय यानी कि एक हाई स्कूल भी यहाँ पे है। अब बात करें यहाँ के परिवहन की, तो बच्चा लोगों, अगर सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, तो लोगों को या फिर सामानों को इस गांव से दूसरे क्षेत्रों में ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? परिवहन की। तो हम देखते हैं कि इस पालमपुर गांव की सड़कों के ऊपर कौन दौड़ रहा है। यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, भैंसा बग्गी है या फिर मोटरसाइकिल है, ऐसे बहुत से साधन यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम उन सभी को किस में शामिल कर लेते हैं? परिवहन में शामिल कर लेते हैं। अब बात करें इसकी कस्बों की, तो बेटा लोगों, पालमपुर गांव के अंदर जो 3 किलोमीटर दूर के ऊपर जो एक कस्बा है, जिस कस्बे का नाम क्या है? यहाँ पे उस कस्बे का नाम आ जाता है शाहपुर। जहां पे क्या होता है? पालमपुर गांव के अंदर जो भी चीजें बन रही है, जैसे गुड़ बनाना या फिर कोई भी हाथ से सामान बनाना, वो सब कहाँ बिक रहा है? वो इसी कस्बे के अंदर जाकर बिक जाता है, और बिकने के बाद कुछ पैसा इन पालमपुर गांव के लोगों को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम इसके आवास की, तो हमने देखा है कि पालमपुर के अंदर लगभग 450 परिवार रहते हैं, और बच्चा लोगों, उन 450 परिवार के अंदर 1/3 जो जनसंख्या है वो किनकी है? वो दलित वर्ग की है, वो दलित समुदाय की है। और इनके दलित समुदाय के घर कैसे बताए गए हैं? तो इनके घर किससे बने हैं? मिट्टी के और फूस के, यानी कि इनके मकान कच्चे हैं। वहीं अगर इसके विपरीत हम संपन्न परिवार की बात करें, यानी कि बड़े किसानों की बात करें, तो उनके घर किससे बने हुए हैं? उनके घर ईंटों से और चूना पत्थर से बने हुए, यानी कि पक्के ईंटों के मकान है, एकदम पक्के मकान है। अब अगर हम बात करें उपयोगिता की, तो जैसे हम सभी को अभी पता है कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था आ चुकी थी, और इसी की बिजली की व्यवस्था का प्रयोग करके यहाँ के जो किसान है वो नलकूपों का प्रयोग कर रहे थे और अपने खेत के अंदर फसल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे थे। यहाँ पे बच्चा लोगों, पालमपुर गांव में सरकार ने ही सिर्फ नलकूपों की व्यवस्था नहीं की, बल्कि यहाँ के जो निजी किसान है, यहाँ के जो किसान है, उन्होंने भी अपने निजी नलकूप यहाँ पे लगा दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों से फसल की प्राप्ति कर रहे हैं। तो अगर आप इतना समझ चुके हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं उन कारकों की जिनका होना किसी उत्पादन के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी कि ये ऐसे 4 कारक हैं जिनमें से अगर एक कारक भी नहीं होता है तो यहाँ पे उत्पादन भी संभव नहीं होता। तो फटाफट से चलिए जानते हैं उन उत्पादन के कारकों को। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे आ जाता है उत्पादन के कारक। अब यहाँ पे उत्पादन के कितने कारक हैं? तो यहाँ पे उत्पादन के 4 कारक है, और यही 4 कारक आपके उत्पादन में सहयोग करते हैं। तो चलो इसे एक एक करके हम समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन के कारक की अगर मैं बात करूं, तो वो आता है भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन। अब बच्चा लोगों, भूमि क्या है? भूमि यानी जो कि प्राकृतिक संसाधन ही है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन में हमने जैसे कि जल को शामिल किया है, जैसे खनिज को शामिल किया है, ऐसे संसाधन जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, इनका भी और भूमि का, इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं दूसरे उत्पादन के कारक की, तो वो आ जाता है बच्चा लोगों श्रमिक। अब तुम बताओ, क्या कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया बिना श्रमिक के हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी चीज की निर्माण करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें व्यक्तियों का होना जरूरी है, और यही व्यक्ति जो कि किसी चीज का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम श्रमिक कह देते हैं। अब यहाँ पे श्रमिक क्या करता है? श्रमिक यहाँ पे मानसिक श्रम भी करता है और इसी के साथ में शारीरिक श्रम भी करता है, और यहाँ पे अपने श्रम का योगदान करके, अपने श्रम का त्याग करके किसी वस्तु का उत्पादन करता है। अब अगर मैं एक और बात तुम्हें बता दूं कि बच्चा लोगों, श्रमिक भी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन से मैम? तो बच्चा लोगों, एक श्रमिक होते हैं कुशल श्रमिक, जिन्हें अपने कार्य के अंदर महारत हासिल होती है, ऐसे श्रमिकों को हम कुशल श्रमिक कहते हैं। और वहीं दूसरे श्रमिक होते हैं
अर्ध कुशल श्रमिक यानी कि ऐसे श्रमिक जिन्हें अपने कार्य के अंदर ज्यादा कुछ खास महारत हासिल नहीं होती, और यहाँ पे वो कुशल श्रमिकों से सीखते हैं और एक समय बाद कुशल श्रमिक बन जाते हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं कौन से कारक पे? तीसरे कारक पे, जो कि कौन सा है? भौतिक पूंजी। अब जो पूंजी का मतलब सीधा सीधा धन से है। तो कोई भी काम करने के लिए हमें धन की जरूरत होती है, चाहे हम भूमि को खरीदे, चाहे हम श्रमिक को पैसा दे दे। तो यहाँ पे अगर हम श्रमिक को पैसा दे रहे हैं तो भी धन की आवश्यकता है। यदि हम भूमि खरीद रहे हैं तो कोई भी हमें भूमि फ्री में नहीं देता, तो भूमि खरीदने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? पूंजी की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, किसी भी चीज को अगर तुम उत्पादित कर रहे हो तो उसके लिए अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कच्चा माल प्राप्त करना है तो उस कच्चे माल के लिए भी तुमको क्या देना पड़ेगा? तुम्हें पूंजी देनी पड़ेगी। अब इतना तुम समझ गए हो तो एक चीज और तुम्हें समझ आनी चाहिए कि बच्चा भौतिक पूंजी क्या है। भौतिक पूंजी दो प्रकार की है। यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं स्थायी पूंजी को। किसको? स्थायी पूंजी को। अब स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसे हम औजार खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, इमारतें खरीदते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसी बड़ी मशीनें खरीद लेते हैं जो कि हमें काफी वर्षों तक फायदा पहुंचाती है। यानी कि ऐसी कोई भी चीज अगर हम उत्पादन करने के लिए लेते हैं जो कि कई वर्षों तक चलती है, तो वहां पे जो हम पूंजी लगाते हैं उसी पूंजी को हम स्थायी पूंजी कह देते हैं। अब बात करें तो दूसरी पूंजी की, तो वो आ जाती है हमारी कार्यशील पूंजी। कौन सी पूंजी बच्चा? कार्यशील पूंजी। और ये क्या होती है? तो ये ऐसी पूंजी होती है जो प्रतिदिन के कार्य में खर्च करने में काम में आती है। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें रोज कच्चा माल खरीदना है किसी चीज का उत्पादन करने के लिए, तो यहाँ पे अगर रोज की रोज तुम्हें कच्चा माल लेना है तो रोज तुम्हारे लिए कौन सी पूंजी काम आएगी? कार्यशील पूंजी काम आएगी। और यदि तुम्हें कई वर्षों के लिए ऐसा कोई सामान लेना है जो कि तुम्हारे उत्पादन में प्रयोग होगा, तो यहाँ जो पूंजी लगेगी वो कौन सी लगेगी? स्थायी पूंजी। तो अगर इतना समझ आ गया है तो चलो बढ़ते हैं अंतिम कारक में। अब बच्चा लोग, अंतिम कारक क्या है? तो अंतिम कारक हमारा यहाँ पे आ जाता है मानव पूंजी। अब यहाँ पे पूंजी की अगर बात कर रहे हैं तो पूंजी का मतलब तो धन है, लेकिन अगर हमने पूंजी के आगे मानव लगा दिया तो यहाँ पे एक मानव हमारे लिए धन है। और प्यारे बच्चों, एक मानव आपके लिए धन कैसे हो जाता है? जब वो मानव घर के अंदर कुछ भी खर्चा ला के देता है, या फिर इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसे हम मानव पूंजी कह सकते हैं? जरा सोच बताओ, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को हम मानव पूंजी नहीं कह सकते जो कि शिक्षित है? कैसा? जो कि शिक्षित है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? एक अच्छा रोजगार कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं, मानव पूंजी के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर व्यक्ति शिक्षित है लेकिन स्वस्थ नहीं रहता है, तो सोच के देखो, अगर वो स्वस्थ नहीं है लेकिन शिक्षित है तो क्या वो रोजगार कर सकता है? तो क्या वो वेतन प्राप्त कर सकता है? तो क्या वो अपना जीवन यापन कर सकता है? तो हम कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ में कैसा होना चाहिए? शिक्षा के साथ साथ में उसे स्वस्थ भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे दो तत्व ऐसे मिलकर आ गए जिसमें हमने शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पे सम्मिलित कर लिया कि ये दो तत्व ऐसे हैं जो कि एक मानव को क्या बना देते हैं? एक मानव को पूंजी बना देते हैं। तो चलिए, आपको अगर ये उत्पादन के कारक याद हो गए तो फटाफट से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इस पालमपुर गांव में खेती आखिर होती कैसी है। तो बच्चों, अगर जैसे ही हम गांव का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या नजर आता है? हम किन के बारे में सोचते हैं? हम सोचते हैं हरे भरे खेतों के बारे में, बड़ी बड़ी फसलों के बारे में, और एक किसान के बारे में जो कि खेतों में काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पालमपुर गांव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पालमपुर गांव की खेती की। अब यहाँ पे खेती की बात करें तो बच्चा, हम कुछ ऐसे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि पालमपुर गांव के खेतों से संबंधित है। जैसे बोले तो कि पालमपुर की गांव की जो जमीन है वो किस तरीके की है, और यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है उनके अंदर ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ के जो किसान है ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादित कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं, उनको जो पूंजी प्राप्त होती है वो उस पूंजी का, यानी बोले तो उस धन का कैसे प्रयोग करते हैं इन खेतों के अंदर। तो तुम ये जानने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरुआत करते हैं किसकी? हमारे पालमपुर में खेती की। तो बच्चा लोगों, पालमपुर में खेती में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या?
भूमि स्थिर है। अब हम ये सभी जानते हैं कि जो भूमि है यानी कि जो जमीन है उसे ना तो घटाया जा सकता है और ना ही उसे बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि तुम किसी भी भूमि को खींच के बड़ा नहीं कर सकते और ना ही उस भूमि को तुम छोटा कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास में एक निश्चित मात्रा में भूमि है, जैसे हम कह सकते हैं तुम्हारे पास में 100 बीघा है, तुम्हारे पास में 50 बीघा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ही भूमि रहेगी। यानी कि भूमि कैसी है? भूमि स्थिर होती है। अब अगर इसी नजर से हम पालमपुर गांव को देखें तो हम देखते हैं कि पालमपुर गांव के अंदर भूमि स्थिर है और वहां पे जो किसान इस भूमि पर खेती बाड़ी कर रहे हैं उनका प्रतिशत कितना है? उनका प्रतिशत 75% है और बाकी जो बच्चों 25% है वो यहाँ पे कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, यानी कि गैर कृषि गतिविधियां कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पालमपुर के गांव के अंदर, या फिर हम जानते हैं कि सभी जगह पे जहां भूमि है वो तो स्थिर है और भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब इस स्थिर भूमि को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या समस्या आ जाती है? यहाँ पे समस्या आ जाती है कि इस स्थिर भूमि के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार, किसकी? फसलों की पैदावार की जाए। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम इस भूमि को बिना बढ़ाए या घटाए इस भूमि के ऊपर पैदावार बढ़ा सके। तो चलिए, अगर आप समझ चुके हैं कि भूमि कैसी है, भूमि स्थिर है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है कि भूमि जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है वो किस प्रकार का है, तो आपके विकल्प होते हैं स्थिर या फिर अस्थिर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये समझ चुके हैं, तो यहाँ पे उनके सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि भूमि स्थिर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसी स्थिर भूमि से हम कैसे, यानी कि इस भूमि क्या है? स्थिर है, और इसी स्थिर भूमि से हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे ले, यानी कि अधिक पैदावार, ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, उन तरीकों के ऊपर हम क्या करेंगे? उन तरीकों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बच्चा लोगों, भूमि स्थिर है, अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन चाहिए, तो ऐसे कुछ तरीकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका हम लेते हैं बहुविध फसल प्रणाली। और ये जो सारे तरीके हैं ये हम किसके दृश्य से पढ़ रहे हैं? हम पालमपुर गांव के दृश्य से पढ़ रहे हैं। यानी पालमपुर गांव के अंदर जहां भूमि स्थिर है, ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से वहां के किसानों को अपने स्थिर भूमि के अंदर से, अपने स्थिर खेतों के अंदर से ज्यादा पैदावार मिल जाती है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बहुविध फसल प्रणाली की। तो देखो, जैसे नाम से स्पष्ट है, बहु बहु बोले तो बहुवचन, यानी कि बहुत सारा, तो यहां पे फसल भी कैसी होगी? बहुत सारी होगी। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक फसलों का जहां पे उत्पादन किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। अभी उत्पादन कितने वर्ष में किया जाता है? ये उत्पादन 1 वर्ष के अंदर अंदर किया जाता है। तो यहाँ पे 1 वर्ष के अंदर अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों का जहां उत्पादन किया जाता है उसी को हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो बच्चा लोगों, क्या आप समझ गए हैं कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो सीधा सा उत्तर देना है कि जहां वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे ही हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब इस बहुविध फसल प्रणाली की बात अगर हम पालमपुर को लेके करें, तो पालमपुर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे कम से कम 3 फसलें, 4 फसलें उगाई जाती है, यानी कि स्थिर भूमि में से 4 फसलें लगभग पूरे वर्ष में उगाई जाती है। और इन्हीं अगर 4 फसलों की बात करें तो बच्चा लोगों, यहाँ पे वो 4 फसलें कौन कौन सी आ जाती है? तो हमने देखा कि यहाँ पे सर्दी के मौसम में, कब? सर्दी के मौसम में उगाई जाती है रबी की फसल, जिसके अंदर क्या शामिल होता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे पालमपुर गांव के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो कि पालमपुर गांव के किसान हैं, ये क्या करते हैं? ये जो गेहूं इनके खेतों में उग रहा है, इसे कुछ तो अपने उपयोग के लिए, अपने घरेलू उपयोग के लिए, अपने परिवार के उपयोग के लिए रख लेते हैं और बाकी जो अधिशेष गेहूं होता है उसे बाजार में जाकर बेच देते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो अपनी फसल का उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त करते हैं। वहीं अगर दूसरी फसल की बात की जाए तो बरसात के मौसम में, यानी कि मानसून के अंदर, ये लोग किसकी फसल उगाते हैं? ये लोग उगाते हैं खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल के अंदर क्या उगाया जाता है पालमपुर में? ज्वार और बाजरा। अब ये ज्वार और बाजरा को
कुछ तो ये अपने घरेलू प्रयोग के लिए रखते हैं और कुछ क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार ये पशुओं को खिलाने के लिए इसे चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पे पशुपालन का कार्य भी करते हैं और जो भी इनका चारा है वो इन पशुओं को खिलाते हैं और उनसे दूध प्राप्त करते हैं और इसी दूध को वो कहाँ पे, बड़े कस्बों में या फिर बड़े गांव जैसे रायगंज में जाकर बेच देते हैं और यहाँ से भी इन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है। अब एक और फसल की बात करें जो कि पालमपुर गांव के किसानों द्वारा उगाई जाती है, तो कौन सी है बच्चा लोगों? आलू। और ये आलू पालमपुर में कब उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने के अंदर। अब बच गई एक और फसल, तो यहाँ पे गन्ने की फसल भी उगाई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? इसकी कटाई वर्ष में एक बार होती है। तो देखा आपने कैसे पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो पूरे वर्ष के अंदर इन 4 फसलों को उगाते हैं और इससे अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त करते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अब हम दूसरे तरीके पे, जो कि है सिंचाई सुविधा। अब बच्चों, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर के अंदर बिजली की व्यवस्था हो चुकी थी और इसी बिजली का प्रयोग करके नलकूप आ गए थे। अब यहाँ पे कुछ नलकूप तो सरकार ने लगाए और कुछ यहाँ पे किसानों ने अपने निजी नलकूप लगा लिए थे। तो यहाँ पे जो सिंचाई की सुविधा थी वो कैसी थी? वो बहुत ही अच्छी थी और इस सिंचाई सुविधा के माध्यम से ही यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे एक स्थिर भूमि के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन होने लगा। तो यहाँ पे बच्चों सिंचाई की जो सुविधा थी वो किसके माध्यम से हो रही थी? वो नलकूपों के माध्यम से हो रही थी। अब हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आधुनिक विधियों का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा था। अब उन आधुनिक विधियों के अंदर हम किसे शामिल करते हैं? तो हम शामिल कर लेते हैं हरित क्रांति को। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बन जाते हैं जो कि हरित क्रांति से संबंधित आएंगे। तो कौन से है मैम वो प्रश्न? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हरित क्रांति आने से पहले जो पालमपुर गांव के लोग थे वो पारंपरिक बीजों का प्रयोग करते थे, पारंपरिक खाद का प्रयोग करते थे और सिर्फ अपनी फसल के उत्पादन के लिए वर्षा के ऊपर निर्भर होते थे। और इतना ही नहीं, साल में मात्र वो एक फसल ही उत्पादित कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें अतिरिक्त आय भी नहीं होती थी। लेकिन वहीं अगर 1960 के बाद हरित क्रांति पालमपुर गांव में आ चुकी थी तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो सबसे पहले हरित क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक से। अब जब 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी तो पालमपुर के गांव के लोग किसका प्रयोग करने लगे थे? यहाँ पे HYV बीजों का प्रयोग, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ में यहाँ पे कीटनाशकों का प्रयोग भी किया गया था। किसका? कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया था। और इसी के साथ में जो रासायनिक उर्वरक थे, यानी कि जहां पे प्राकृतिक खाद का पुराने समय पे प्रयोग होता था, वहीं अब जब हरित क्रांति आ गई तो ये लोग किसका प्रयोग करने लगे थे? ये रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने लगे थे। तो बच्चा लोगों, ये तो सारी बात हो गई हरित क्रांति के फायदे की। लेकिन हमने देखा कि कुछ समय के बाद यहाँ के जो लोग हैं उनका जो पैसा था वो ज्यादा से ज्यादा अपनी खेती में लगने लगा। अब मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जिन बीजों का प्रयोग ये कर रहे थे, किसका? HYV बीजों का प्रयोग कर रहे थे। इन बीजों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी की देने की वजह से इन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने पड़े होंगे? इन्हें नलकूप लगाने पड़े होंगे। तो यहाँ पे इनका जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी होती जा रही थी? कमजोर होती जा रही थी। इतना ही नहीं, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम कीटनाशक या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मृदा के जो उपजाऊ कण है बच्चों, वो कैसे हो जाते हैं? मृदा के उपजाऊ कण नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और फसलों के अंदर वृद्धि भी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फसलों का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब अगर ये समझ में आ गया है कि एक स्थिर भूमि से ज्यादा फसल प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे क्या है भूमि ये धारण कर पाएगी। अब जैसे हमने बात की थी बच्चों कि जब हरित क्रांति आई उसमें ज्यादा से ज्यादा किन बीजों का, अधिक उपज देने वाले HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग होने लगा था। और इन बीजों का प्रयोग करने की वजह से इन बीजों की जो मांग थी
पानी की जो मांग थी वो बहुत अधिक थी। तो यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जब आई तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से भूजल जो स्तर होता है वो भी कैसा हो गया, वो भी कम हो गया। इसी के साथ में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। तो इसकी वजह से जो इसके रसायन थे वो कहाँ मिल गए, वो मृदा में मिल गए, और मृदा के जो स्वस्थ जीवाणु होते हैं या फिर हम कह दें जो सूक्ष्म अवयव होते हैं वो नष्ट हो गए, जिसकी वजह से फसलों के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ा। और इतना ही नहीं, ये रसायन मृदा के अंदर घुलनशील होते हैं और घुलकर ये धीरे धीरे कहां चले जाते हैं, ये जल के अंदर चले जाते हैं, और इनकी वजह से जल भी प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यदि उस जल को कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पशु पीता है तो यहाँ पे उसके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव भी पड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? जी नहीं, यहाँ पे भूमि ये बिल्कुल भी धारण नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम एक स्थिर भूमि से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से, वो भी रसायनों के माध्यम से। तो चलिए इसे देखते हैं कि यहाँ पे भूमि के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी की उर्वरता का नुकसान हुआ है। जैसे हमने बात की कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे स्वस्थ जीवाणु होते हैं जो कि फसल की वृद्धि में सहयोग करते हैं, लेकिन वो जीवाणु यहाँ पे नष्ट हो गए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो रसायनों का प्रयोग किया गया था वो भी मृदा में कैसे हो गए, घुलनशील हो गए, जिसकी वजह से मृदा की उपजाऊ क्षमता भी गिर गई थी। और अगर हम बात करें जल स्तर में गिरावट, तो हमने देखा था बच्चों कि HYV बीजों का प्रयोग किया था, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीज। और ये बीज जब इनका प्रयोग किया जाता था तो इनसे जो फसल उगती थी उस फसल को ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी सिंचाई सुविधा के माध्यम से प्रयोग लेने की वजह से जो भूजल स्तर है वो कैसा हो गया था, वो लगातार दोहन से कम होता जा रहा था, क्योंकि लगातार लोग भूजल स्तर का प्रयोग बिजली से चलित नलकूपों के माध्यम से कर रहे थे, और इसी वजह से जल स्तर में क्या हो गई थी, जल स्तर में गिरावट हो गई थी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है तो वही नकारात्मक भी प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आइए अब बात करते हैं हम इस पालमपुर गांव की जो जमीन की। हम इस पालमपुर गांव के अंदर जो खेती योग्य जमीन है, खेती योग्य जमीन बोले तो ऐसी जमीन बच्चा लोगों जहां पे किसान खेती बाड़ी करते हैं। अब पालमपुर में दो तरीके की जमीन थी, एक तो ऐसी जमीन जो कि खेती योग्य थी, और एक ऐसी जमीन जहां पे लोग आवास करते थे, जहां पे सड़कें बनी हुई थी, जहां पे औषधालय या फिर वहां पे प्राथमिक विद्यालय ऐसी चीजें बनी हुई थी, जिसका प्रयोग, ऐसी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए संभव नहीं था। लेकिन अब जो शेष भूमि थी उसका प्रयोग किसमें किया जा रहा था, कृषि कार्य में किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम ऐसी ही खेती योग्य जमीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पालमपुर गांव के अंदर जो खेती योग्य भूमि थी वो कुछ इस प्रकार से बटी हुई थी। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चा लोगों आपको दिख रहा है कि कुछ खेत तो ऐसे हैं जिनका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और कुछ ऐसे हैं जिनका आकार मध्यम है, और वहीं कुछ ऐसे खेत हैं जिनका आकार बहुत ही छोटा छोटा सा है। तो क्या आपको याद है यहाँ पे गोबिंद की कहानी? यहाँ पे गोबिंद का जो कि 2.25 हेक्टेयर का खेत था, उसी हेक्टेयर इतना बड़ा 2.25 हेक्टेयर का जो खेत था वो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्रों में बंट गया। और कितना बढ़ गया, यहाँ पे 0.75 हेक्टेयर बढ़ गया। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब जहां पे पहले इस बड़े खेत से पैदावार मिल रही थी वही पैदावार छोटे छोटे खेतों में घट गई, यानी कि जितना पैसा लग रहा था, अधिक पैसा लग रहा था, उसकी वजह से, अधिक पैसा लगने की वजह से बड़े खेत से पैदावार भी बड़ी मिल रही थी, लेकिन अब पैसा भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन इन छोटे छोटे खेतों से पैदावार भी क्या हो रही है, कम मिल रही है। और इसी वजह से किसानों की जो आय है, जो आमदनी है वो भी क्या हो रही है बच्चा लोगों, वो भी घट रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेत बहुत बड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें अमीर किसानों की, जैसे तेजपाल सिंह की। याद है तुम्हें तेजपाल सिंह? तो तेजपाल सिंह का खेत कैसा था, बहुत ही बड़ा था। जहां पे वो क्या करता था, वहां पे वो फसल उगाता था और कुछ फसल अपने परिवार के प्रयोग के लिए रखता था और बाकी की फसल बाजार में बेच देता था। अब जो बाजार में ये फसल बेचता था वहां से इसे क्या मिलता था, पैसा मिलता था, और इसी पैसे को ये क्या करता था, बैंक में डाल देता था, जहां से इसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। और कैसे होती थी, क्योंकि इसे बैंक की तरफ से ब्याज मिलता था। इतना ही नहीं बच्चों, ये जो अतिरिक्त इसकी आमदनी थी तेजपाल की, ये
जो छोटे किसान है उन्हें उधार के रूप में भी देता था और वहां पे उधार के बदले उन लोगों से भी, जो छोटे किसान है उनसे भी पैसा वसूल कर लेता था। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके या तो मध्यम खेत थे, जो अपने खेतों के अंदर तो कार्य करते ही हैं, लेकिन इनके पास इतना कार्य नहीं होता। इसी वजह से ये बड़े किसानों के, जिनके बड़े बड़े खेत हैं, ऐसे किसानों के भी कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, जिनके पास छोटे छोटे खेत है, ये भी सिर्फ अपने खेतों के अंदर फसल का उत्पादन करते हैं और शेष जो अवधि है उसके अंदर ये किसी विशेष कार्य या फिर दैनिक रूप से बड़े जो किसान है उनके खेतों में कार्य कर लेते हैं। तो देखा आपने बच्चों कि कैसे पालमपुर गांव के अंदर खेती योग्य भूमि का बंटवारा हो गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं, अब श्रम कौन उपलब्ध कराएगा। अब जैसा हमें पता है कि यहाँ पे पालमपुर गांव के अंदर कुछ तो किसान कैसे थे, कुछ तो किसान बड़े किसान थे। वहीं अगर बात करें, कुछ ऐसे थे जो कि किसमें शामिल थे, जिनके पास एक सीमित मात्रा में खेत थे, यानी कि मझोले किसान थे। वहीं कुछ ऐसे किसान थे जो कि लघु किसान थे या बहुत ही छोटे किसान थे, छोटे बोले तो निर्धन किसान थे, जिनके पास भूमि का कुछ भी हिस्सा नहीं था। यानी ये कैसे थे, ये भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। ये दूसरों के बड़े, जिनके पास बड़े किसान है, बड़े खेत है, वहां पे जाके कार्य करते थे। तो जैसा हमने देखा कि पालमपुर के अंदर श्रम कहाँ उपलब्ध हो रहा है, तो श्रम उपलब्ध हो रहा है लघु किसानों से या फिर मझोले किसानों से। अब तुम्हें याद है एक डाला जिसकी कहानी हमने पढ़ी थी, जो कि अपने मित्र रामकली से बात कर रहा था। और डाला कैसा था, डाला था लघु किसान जिसके पास खेत बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम वेतन के ऊपर, जो कि सरकार ने बच्चों न्यूनतम वेतन तो निर्धारित किया था, कितना, तो यहाँ पे सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया था वो तो है 300 रुपए प्रतिदिन। लेकिन यहाँ पे अगर हम डाला जैसे भूमिहीन किसान की बात करते हैं तो उसे कितना मिल रहा था, उसे वेतन मिल रहा था मात्र 160 रुपए। तो देखा आपने कितना अंतर है न्यूनतम वेतन से और जो वेतन डाला को मिल रहा था। लेकिन इसके पास भूमि नहीं थी, इसलिए ये अपना जीवन यापन करने के लिए किनके काम करता है, ये काम करता है इन बड़े किसानों के बड़े खेत के अंदर काम करता है। अब वहीं अगर हम मझोले किसान की बात करें तो क्या याद है तुम्हें सविता, तो यहाँ पे सविता की कहानी में हमने क्या देखा था, हमने बच्चा लोगों को देखा था कि सविता के पास एक सीमित मात्रा के अंदर खेत था, लेकिन वो अपने खेत के ऊपर गेहूं का उत्पादन करना चाहती थी और अतिरिक्त फसल भी उगाना चाहती थी। उसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी और वो पैसे लेने के लिए उसे बड़े किसानों के पास जाना पड़ता या फिर साहूकारों के पास जाना पड़ता था। और या फिर हम कह सकते हैं कि साहूकारों के पास तो गए थे, लेकिन साहूकारों को ये मूल भी ना चुका पाते थे, यानी कि जो इनका ब्याज था सिर्फ वही ये चुका पाते थे और कभी भी इस दुष्चक्र से बाहर नहीं आ पाते थे। और यदि बड़े किसानों की बात करें तो सविता जैसे लोगों के लिए इन्होंने शर्तें लगा दी थी और बहुत ही ऊंची ब्याज दर पे इन्हें उधार की सुविधा दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि एक विशेष मौसम में जैसे जुताई या फिर कटाई के मौसम में ये सविता जैसे जो मझोले किसान होते थे, जिनके पास भूमि की सीमित मात्रा होती थी, उन्हें विशेष कार्यों के लिए अपने खेतों में काम पर लगा भी देते थे। तो देखा आपने कि यहाँ पे श्रम आखिर कौन उपलब्ध करा रहा है। तो बच्चा लोगों, अगर मझोले किसान या फिर जो लघु किसान है वो जब बड़े किसानों के खेतों में काम करते थे तो अगर काम करने के बदले इन्हें क्या मिल रहा है, इन्हें वेतन मिल रहा है। तो वेतन की बात करें तो यहाँ पे काम के बदले जो हमें प्रतिफल मिलता है, यानी कि हमारे शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले हमें जो भी आमदनी होती है उस आमदनी को ही हम वेतन कहते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो पालमपुर गांव के जो किसान थे, चाहे वो लघु किसान हो चाहे वो मझोले किसान हो, उन्हें वेतन के रूप में क्या मिलता था, तो बच्चों यहाँ पे उन्हें वेतन के रूप में या तो नकद मिल जाता था या फिर कुछ भोजन मिल जाता था, या फिर हम कह सकते हैं जहां पे जिस फसल का वो उत्पादन करने में सहायता कर रहे हैं उस फसल का कुछ हिस्सा इन्हें मिल जाता, फसल का हिस्सा इनको मिल जाता था। अब अगर इनकी कठिनाइयों की बात करें तो इनके सामने क्या चुनौती आती थी कि इनको न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन के ऊपर कार्य करना होता था। और ऐसा क्यों करना होता था, तो बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार की समस्या आती थी। इनके पास इतना रोजगार नहीं होता था, तो जो भी रोजगार इनको मिलता था वो रोजगार ये कर लेते थे। और इतना ही नहीं, इस गांव के अंदर प्रतिस्पर्धा भी बहुत थी, यानी कि काम करने के लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे होता था।
पाता। इसी वजह से जो यहाँ के किसान है, जो लघु किसान है या फिर मझोले किसान है, वो बहुत ही कम यानी कि न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन पे कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको समझ आ चुका है तो फटाफट से बढ़ते हैं हम अगले बिंदु पर, जो है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब बच्चों, अगर हम बात करें तो खेतों में फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता? पूंजी की आवश्यकता। और ये पूंजी की व्यवस्था कैसे होगी? तो वापस से चलते हैं हमारे किसानों के पास, क्योंकि हम जानेंगे कि पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो अपने खेतों के अंदर आवश्यक पूंजी लगाते हैं, तो वो पूंजी कहां से लाते हैं। तो सबसे पहले अगर बड़े किसान की बात करें, जिसके अंदर हम उदाहरण ले लेते हैं तेजपाल सिंह का, तो तेजपाल सिंह क्या करता था? तेजपाल सिंह करता था कि जो उसका बड़ा खेत था, क्या जो उसका बड़ा खेत था, उस बड़े खेत के अंदर वो बहुत ज्यादा फसलों का उत्पादन करता था। यानी कि कौन सी प्रणाली अपनाता होगा? बिल्कुल बहुविध फसल प्रणाली इसके द्वारा अपनाई जाती होगी। यानी कि वर्ष के अंदर प्रणाली अपनाई जाती होगी, यानी कि वर्ष के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके फसल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका खेत भी कैसा है? बहुत बड़ा है। अब ये जो अतिरिक्त फसल का उत्पादन करता है, ये कहाँ बेच देता है? ये उसे बाजार में बेच देता है, और बाजार से इसे जो आमदनी होती है, उस आमदनी को ये कहाँ पे लगा देता है? ये बैंक में लगा देता है। और बच्चों, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसे बाजार में बेचने से अपनी फसल के ऊपर आमदनी हो रही है, तो या तो ये क्या करेगा? उस आमदनी को अपने खेतों में लगा देगा, या फिर उस आमदनी को बैंक में लगा देगा, ताकि वो जो छोटे किसान है उन्हें कर्ज के रूप में दे सके। या फिर अगर हम देखें कि इसको बैंक में रखने से क्या हो रही है? बचत हो रही है, और इसी बचत का प्रयोग ये क्या करता है? ये इसी बचत का प्रयोग मशीनें खरीदने में लगा देता है, या फिर कुछ ऐसे औजार खरीदने में लगा देता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए या फिर कुछ हार्वेस्टर हो गए, जो कि खेती बाड़ी के अंदर प्रयोग में आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है? ये अगले साल के लिए फसल अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए इस पूंजी को अपने खेतों में लगा देता है। अब वही हम बात करें छोटे किसानों की या फिर मझोले किसानों की, छोटे किसानों की या फिर मझोले किसानों की। तो बच्चा लोगों, ये जो छोटे किसान हैं, ये पूंजी कहां से लाते होंगे? अब इनके पास तो क्या है? खेत या तो है ही नहीं, या फिर सीमित मात्रा में है, तो इससे अधिशेष होना तो बिल्कुल ही नहीं बनता। यानी कि कोई भी अतिरिक्त फसल इस पे नहीं उगेगी। यहाँ पे इतनी ही फसल उगती है जिनका ये अपने उपभोग के लिए प्रयोग में कर लेते हैं, यानी कि इस फसल का प्रयोग इनके परिवार में हो जाता है। तो इसकी वजह से इनको अगले साल के लिए, अगले वर्ष के लिए, या फिर एक से ज्यादा फसल उगाने के लिए क्या लेना पड़ता है? इन्हें उधार लेना पड़ता है। और इस उधार को लेने के बाद, इस उधार को चुकाने के लिए भी इन्हें कई शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से छोटे किसान अपने खेतों के अंदर आवश्यक पूंजी का इंतजाम करते हैं, उधार लेकर या फिर बहुत ही कठोर शर्तों के साथ में। वहीं जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं? वो अपने खेतों से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त फसलों को बाजार में बेच देते हैं, और उससे प्राप्त जो आमदनी होती है उसे बैंक में रखकर उससे बचत कर लेते हैं, और उसी बचतों का प्रयोग वे अपने आने वाली फसलों में, यानी कि जो अगले वर्ष जो वो फसल उगाएंगे उसमें कर लेते हैं। अगर आप इतना समझ गए हैं तो फटाफट से बढ़ते हैं एक और बिंदु पर, जो है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे अधिशेष कृषि उत्पाद, तो कृषि उत्पाद का मतलब तो जो भी यहाँ पालमपुर गांव में या कोई भी किसान अपने खेत में उगाता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं कृषि उत्पाद। और वही कृषि उत्पाद यदि ज्यादा उगता है, यानी कि कैसा? अधिशेष उगता है, अतिरिक्त उगता है। अतिरिक्त बोले तो यानी इतना उत्पाद जो कि उनके परिवार के प्रयोग में आ चुका है, लेकिन अभी भी अतिरिक्त है, तो उस अधिशेष उत्पाद को ये क्या करते हैं? उसकी बिक्री कर देते हैं। जैसा हम सभी ने देखा कि इसकी जो बड़े किसान है वो अपने अधिशेष उत्पादों की बिक्री कहां करते हैं? वो कर देते हैं बाजारों में, और उससे उन्हें प्राप्त हो जाती है अतिरिक्त आय। वहीं अगर हम बात करें छोटे किसानों की, तो यहाँ पे छोटे किसान अपने खेतों में अधिशेष प्राप्त नहीं कर पाते, और यहाँ पे उन्हें आमदनी कैसी हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। तो बच्चा लोगों, अधिशेष कृषि उत्पादों के अंतर्गत हम बहुविध फसल प्रणाली के फसलों को भी ले सकते हैं। यानी कि अगर वर्ष के अंदर 2 या 2 से अधिक फसलें उत्पादित हो रही है, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उत्पादित हो रही है, तो यहाँ पे भी इन फसलों के ऊपर जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसे हम अधिशेष कहते हैं। या फिर अगर एक ही फसल का उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि एक ही प्रकार की
एक ही प्रकार की किसका फसल का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार की फसल में भी जो अतिरिक्त फसल होती है, यानी जो फसल उग रही है उसके अलावा, पारिवारिक उपभोग के अलावा जो अतिरिक्त फसल होती है उसे भी हम किस में शामिल कर लेते हैं, अधिशेष में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए, अगर इतना समझ आ चुका है तो अब हम पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक को, जो कि है गैर कृषि गतिविधियां। अब बच्चा लोगों, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि ऐसी गतिविधियां होती है जो कि कृषि से संबंधित तो बिल्कुल नहीं होती। जैसे कृषि से संबंधित अगर हम गतिविधियों की बात करें तो उसमें आ जाता है बीजों को बोना, उसमें कटाई करना, उसमें आधुनिक तरीकों से जुताई करना, ये सब तो किसमें आ गए, ये आ जाते हैं कृषि गतिविधियों में। लेकिन वहीं अगर हम कृषि से विपरीत गतिविधियों की बात करें, जिनका कृषि कार्यों से संबंधित नहीं होता, जिनका संबंध कृषि कार्यों से तो बिल्कुल ही नहीं होता, उन्हें हम कह देते हैं गैर कृषि गतिविधियां। अब यहाँ पे ये गतिविधियां जो गैर कृषि है, ये जब की जाती है तो इनके माध्यम से भी व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, व्यक्ति धन प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी गतिविधियां जो कि कृषि से संबंधित नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी गतिविधियां करने के एवज में व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, व्यक्ति को धन प्राप्त होता है ताकि उसका जीवन यापन हो सके। तो आइए बात करते हैं पालमपुर गांव की कहानी की, गैर कृषि गतिविधियों की। तो बच्चा, जब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पालमपुर के अंदर जो सड़कें थी वो कैसी थी, पक्की थी, और यहाँ पे बरसात के मौसम में भी उन सड़कों का नुकसान नहीं होता था। तो यहाँ पे जो परिवहन व्यवस्था थी, जो सड़कों के ऊपर दौड़ते हुए ट्रक है, ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब हमारे परिवहन में शामिल हो जाते हैं। तो जरा सोच के बताओ कि जो भी व्यक्ति बैलगाड़ी चला रहा है वो पालमपुर गांव से किसी भी प्रकार का सामान लेके बड़े कस्बों में या फिर बड़े गांव में जाकर बेच देता है, वहां पे जो उसकी बैलगाड़ी है वो किस में सम्मिलित हो जाती है, वो परिवहन में सम्मिलित हो जाती है, और उस बैलगाड़ी से उसे धन प्राप्त हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे परिवहन के अंदर मोटरसाइकिल या फिर ट्रक की बात करें या फिर ट्रैक्टर की बात करें, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी इन सड़कों के ऊपर दौड़ते हुए परिवहन है। और ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे या तो पालमपुर गांव के अंदर बनी हुई जो चीजें हैं, जैसे पालमपुर के अंदर क्या बन रहा था, पालमपुर के अंदर गुड़ बन रहा था, पालमपुर के अंदर कोई भी गतिविधियां जो हो रही थी जहां पे लोग अपने लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य कर रहे थे, यानी कि अपने घरों के अंदर, अपने खेतों के अंदर जो काम कर रहे थे, वहां से जो उत्पाद इनको मिल रहे थे वो कहां बेचे जा रहे थे, वो इन्हीं परिवहन के माध्यम से बड़े कस्बों के अंदर या फिर बड़े गांव के अंदर जा रहे थे। जैसे पालमपुर के गांव पशुओं को रखते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं और उनसे दूध प्राप्त करते हैं, तो वो दूध ये इस परिवहन के माध्यम से कहां बेचते हैं, वो शाहपुरा जैसे व्यापारियों को बेच देते हैं। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपने परिवहन के द्वारा, चाहे वस्तु हो, चाहे यहाँ परिवहन, चाहे वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, उनको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है, जिसके बदले वो क्या प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, तो उसे हम परिवहन में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे पालमपुर के अंदर हमने एक और गतिविधि देखी है, जो कि क्या है, वो है बच्चों लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण, तो क्या आपको याद है मिश्री लाल की कहानी? तो यहाँ पे मिश्री लाल ने क्या कहा था, यहाँ पे मिश्री लाल ने क्या किया था, यहाँ पे मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की मशीन खरीद ली थी और उससे वो गन्नों को पेरता था, यानी कि गन्ने का जूस निकालता था। और इतना ही नहीं, वो उस जूस के माध्यम से आमदनी प्राप्त करता था, यानी कि लोगों को यहाँ पे जूस पिलाता था और उसकी वजह से उसे कुछ धन मिल जाता था। इतना ही नहीं, वो आसपास के जो गांव थे वहां से बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने मंगवाता था और इस मशीन के द्वारा उन गन्नों को पीसता था और उनका गुड़ बनाता था, ताकि उस गुड़ को भी बेचकर वो अतिरिक्त आय प्राप्त कर ले। लेकिन बच्चों, हमने देखा कि पहले वो ये कार्य खेतों में बेलों के माध्यम से करता था, लेकिन अब वो अपने घर पर ही क्या करता है, गन्ने की मशीन के द्वारा इस कार्य को करता है। तो इसे हम किस में शामिल कर लेते हैं, इसे हम लघु स्तरीय विनिर्माण में शामिल कर लेते हैं। यानी कि ऐसे छोटे मोटे कार्य जहां पे कुछ ही लोग लगे होते हैं और अपने हाथों के माध्यम से, अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से या तो खेतों में या घर में इस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, टोकरियां बनाना इत्यादि। वही जब मैंने पालमपुर गांव के लोगों को देखा तो लगभग 50 लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए थे। चलिए अब बात करते हैं एक और गैर कृषि कार्यों की, जो कि क्या है, वो आ जाता है हमारा डेयरी।
तो बच्चों पालमपुर गांव के जो लोग थे वो डेयरी भी संचालित करते थे, यानी कि जब वो अपने घर में पशुओं को रखते थे और फसल के अंदर जो चारा बच जाता था वो उन्हें खिलाया जाता था और उन पशुओं से दूध प्राप्त किया जाता था और उसी दूध को वो शाहपुरा के व्यापारियों को बेच देते थे। क्यों बेचते थे? क्योंकि वहां पे दूध संग्रहण का कार्य होता था, वहां पे शीतलन केंद्र होता था जहां पे दूध को रखा जाता था ताकि वो दूध खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे पालमपुर के गांव के लोगों के द्वारा डेयरी जैसे कार्य भी किए जाते थे, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये दूध का क्रय विक्रय करते थे। आइए बात करते हैं गैर कृषि कार्य के चौथे कार्य की। तो इसमें क्या शामिल हो जाता है? तो बच्चा इसमें शामिल हो जाती है दुकानदारी। तो जब मैंने पालमपुर जैसे गांव को देखा तो मैंने देखा कि पालमपुर गांव के जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड के आसपास काफी सारी दुकानें थी जहां पे छोटी मोटी चीज जो हमारे दैनिक उपयोग से संबंधित है ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही थी। लेकिन इतना ही नहीं, जब मैं थोड़ी और आगे गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं और वहां पे मैं मिली एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था करीम। तो यहाँ पे बच्चों करीम ने, जिसे खेती बाड़ी का कार्य नहीं आता था, उसने क्या किया, उसने जो कि एक शिक्षित युवक था तो उसने क्या किया था, उसने एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि पालमपुर गांव के जो बच्चे थे वो कंप्यूटर सीखने के लिए बाहर शहरों में जाते थे, तो उसने उन बच्चों को अपने गांव में ही पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए अपने गांव में ही कंप्यूटर केंद्र खोल लिया था। और इतना ही नहीं, अपने गांव के अंदर रोजगार में भी वृद्धि कर दी थी, जहां पे 2 महिलाएं जो कि कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री हासिल किए हुए थी, यानी कि शिक्षित महिलाएं थी, ये शिक्षित महिलाओं को भी इसने रोजगार प्रदान किया। और यहाँ पे क्या किया इसने, सभी जितने भी पालमपुर गांव के बच्चे थे जो बाहर कंप्यूटर सीखने जाते थे वो इसी की दुकान पर कंप्यूटर सीखने लगे। तो यहाँ पे इससे इसकी आमदनी में क्या हो गई, इसकी आमदनी में वृद्धि हो गई। तो देखिए बच्चों, ऐसे कुछ गैर कृषि गतिविधियां पालमपुर गांव के लोगों के द्वारा संपन्न की जाती है। तो चलिए एक बार इसे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों गैर कृषि गतिविधियां वो गतिविधियां हैं जो कि कृषि से संबंधित बिल्कुल नहीं है, जैसे कि जुताई, बुआई या फिर आधुनिक विधियों के द्वारा, मशीनों के द्वारा की गई खेती बाड़ी के कार्य। ऐसी गतिविधियों से ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। और ये कैसी है, ये कृषि से विपरीत है, यानी कि ये गैर कृषि गतिविधियां हैं, इसके अंदर धन की प्राप्ति होती है। ये गतिविधियां मात्र सेवा के उद्देश्य से तो बिल्कुल नहीं की जाती। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर आ जाता है बच्चों, जैसे परिवहन की सुविधा, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण या फिर डेयरी, और अंत में आ जाता है दुकानदारी। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये भाग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगली कक्षा में हम अपने अगले भाग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।